हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट का नया टॉपिक, जो कि टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। इससे पहले के जो सॉल्ट्स हैं हम इससे पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर, बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है बेकिंग सोडा। फर्स्ट टॉपिक बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है फर्स्ट, क्योंकि केमिकल नेम इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका फर्स्ट केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोजन CO3 कार्बोनेट। एंड सेकंड वन इज और आप लिख सकते हो और करके सोडियम के साथ HCO3। याद होगा HCO3 बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में, जो कि फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर था। HCO3 को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम HCO3 होता है बाइकार्बोनेट। तो इसके दो केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखने, और सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट। HCO3 जिसके साथ भी लिखा हो वो बाइकार्बोनेट ग्रुप होता है। बेकिंग सोडा फॉर्मूला NaHCO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका केमिकल नेम। तो आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन, यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, और साथ के साथ हम पढ़ने वाले वॉशिंग सोडा भी, सेम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो पहला टॉपिक हम बेकिंग सोडा स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन आ रही है प्रिपरेशन। तो पहले हर सॉल्ट को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, पहले प्रिपरेशन फिर प्रॉपर्टी एंड देन यूजेस। तो प्रिपरेशन, इसको जिस प्रोसेस से प्रिपेयर करा जाता है उसका नाम है सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस एक नंबर के लिए याद रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। सोल्वे प्रोसेस किस सॉल्ट की प्रिपरेशन के लिए करा जाता है? बेकिंग सोडा। सोल्वे, अब सोल्वे प्रोसेस होता है क्या, देखते हैं। इन दिस प्रोसेस NaCl, sodium chloride, in this process sodium chloride, one of the raw material जो सोडियम क्लोराइड हमने पीछे बनाया है सॉल्ट, वो इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल होता है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं, and this process is known as solvay process। सोल्वे प्रोसेस में सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल क्या होता है? सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल होता है इसमें एक, और इसको बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब देखो इस प्रोसेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, सोल्वे प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है वो सोडियम क्लोराइड, वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसके दो नाम होते हैं, सोल्वे प्रोसेस एंड अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब सोल्वे प्रोसेस से बेकिंग सोडा बनता कैसे? तो सोल्वे प्रोसेस में रॉ मटेरियल कौन सा होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोल्वे प्रोसेस में जो मोस्ट कॉमन या कोई एक रॉ मटेरियल का नाम बताओ जो कॉमन होता है, वो होता है NaCl। सोल्वे प्रोसेस अभी आगे भी आएंगे, सब में मोस्ट कॉमन होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल। इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोला जाता है। अब क्या है सोल्वे प्रोसेस और कैसे बनेगा हमारा बेकिंग सोडा? तो रिएक्शन देखते हैं। सोल्वे प्रोसेस में क्या होता है, जो NaCl है, यहाँ पे लिखते रिएक्शन NaCl, CO2 वाटर एंड अमोनिया के साथ NH3 अमोनिया, ये होता है अमोनिया। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ये सोडियम क्लोराइड जो कि रॉ मटेरियल है इनिशियल, सोडियम क्लोराइड। ये जब सब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस NaHCO3।
NaHCO3। यहाँ पर बनता है प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड एंड NaHCO3। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है। और NaHCO3 जो होता है वो होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है ये? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट में तो दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं हमें, एक अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बेकिंग सोडा। हमें तो बेकिंग सोडा बनाना था, यहाँ दो मिल रहे हैं तो इनको अलग कैसे करा जाए। तो याद रखना जहाँ पे ये अमोनियम जो क्लोराइड मिलता है ये हाईली सोल्यूबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे हमें मिल रहा है प्रोडक्ट में ये हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल। और जो बेकिंग सोडा मिलता है वो स्प्रिंगली सोल्यूबल, स्प्रिंगली सोल्यूबल। ये क्या है? स्प्रिंगली सोल्यूबल। और स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है जो घुल ना पाए अच्छे से, या पूरा नहीं घुल पाता, या हल्का हल्का जिसे बोलते हैं ना घुल जा रहा है या डिसॉल्व हो जा रहा है स्मॉल अमाउंट में, वो होता है स्प्रिंगली सोल्यूबल, जो घुल नहीं पाए या फिर थोड़ा बहुत घुले बस। अब क्या है, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा दोनों मिल रहे हैं। आप क्या करोगे? फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे। अमोनियम क्लोराइड सोल्यूबल है जो कि फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा, और बेकिंग सोडा आपको फिल्टर पेपर में ऊपर पाउडर फॉर्म में व्हाइट कलर का मिल जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करोगे? इसको फिल्ट्रेट करोगे फिल्टर पेपर से। हमें जो फिल्टर पेपर में जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा हमारा बेकिंग सोडा। क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा। ये लाइन भी याद रखना, ये सोल्यूबल है, ये तो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा, और ये फिल्टर ऑफ। क्लियर? तो दोबारा याद रखना, यहाँ पे सॉल्वर प्रोसेस में NaCl एक रॉ मटेरियल होता है मोस्ट कॉमन। जब CO2 वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिलता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो कि सोल्यूबल होता है, एंड बेकिंग सोडा जो कि स्प्रिंगली सोल्यूबल है। अगर स्प्रिंगली सोल्यूबल है तो फिल्टर करते टाइम ये फिल्ट्रेट नहीं होगा, और हमें बेकिंग सोडा जो है NaCO3 वो फिल्टर पेपर पे पाउडर फॉर्म में व्हाइट कलर का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा सॉल्वे प्रोसेस। क्या होता है? सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस हमने यहाँ पर देख लिया। तो इस मेथड से प्रिपेयर करा जाता है किसको? बेकिंग सोडा को। नोट करो। अब आते हैं इसका दूसरा मेथड। अगर आपको स्मॉल स्केल पे प्रिपेयर करना है लैब में तो हम इस मेथड का यूज नहीं करते, दूसरा भी मेथड है, तो ऐसे नोट करें, इसको नोट कर लेना। तो हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में सॉरी ऑन स्मॉल स्केल। अगर आपको कम मात्रा में बनाना है, स्मॉल अमाउंट में बनाना है, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? हम क्या करेंगे? Na2CO3 जो बेकिंग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट को CO2 एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा NaHCO3। क्या मिल जाएगा? NaHCO3 बेकिंग सोडा। क्या रिएक्शन बैलेंस है? अगर रिएक्शन बैलेंस ना भी हो कोई तो खुद से करनी है, क्योंकि बैलेंसिंग कराई हुई है बहुत बार। तो चेक कर लेते सोडियम कितने दो, तो रिएक्शन हो गया बैलेंस। क्या हो गया? बैलेंस। तो सोडियम कार्बोनेट को CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट करो तो भी हमें बेकिंग सोडा मिल जाता है। अगर आपको स्मॉल स्केल में प्रिपेयर करना है लैब के अंदर अपने, या फिर कम मात्रा में बनाना है, तो हम इस मेथड से करते हैं। और कमर्शियली हम इस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है सॉल्वर प्रोसेस जनरली। तो दोनों मेथड करा दी, सॉल्वर प्रोसेस था, और इसको भी नोट करके लिख लेना ऑन स्मॉल स्केल। क्लियर? तो बेकिंग सोडा हमने दो मेथड से बना लिया, बेकिंग सोडा एक ये स्मॉल स्केल और दूसरा सॉल्वे मेथड। अब आता है हमारा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट करके हम इसे यहाँ पे लिखते हैं। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या होता है। तो बेकिंग सोडा एक तरफ लिखते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो कि हम पढ़ के आए भी, और दूसरा होता है बेकिंग पाउडर, सेकंड वन इज बेकिंग पाउडर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पर देखते हैं हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस क्या होता है। अगर बेकिंग सोडा के अंदर मैं टार्ट्रिक एसिड ऐड कर दूं, टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड, ये दोनों ही माइल्ड एसिड्स हैं और दोनों खाने वाले एडिबल
माइल्ड एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड कोई भी एक बेकिंग सोडा में ऐड कर दूं तो वो कहलाता है बेकिंग पाउडर। क्या कहलाता है? पाउडर। बेकिंग सोडा में अगर मैं टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड ऐड कर दूं तो जो हमारे पास पाउडर बनेगा, बेकिंग सोडा में मैंने क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड ऐड कर दिया, तो उस केस में वो कहलाएगा बेकिंग पाउडर। क्या कहलाएगा? बेकिंग पाउडर। अब ऐसा क्यों करा जाता है और यहाँ पे एसिड को हम क्यों ऐड कर रहे हैं? जो ये एसिड है, ऊपर जो ये दो एसिड्स लिखे, दिस एसिड्स न्यूट्रलाइज्ड the effect of base, that is Na2CO3। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम प्रॉपर्टीज में भी इस लाइन को दोबारा समझेंगे। ये दोनों जो एसिड है, ये दोनों जब एसिड है, ये क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। किसको? These acids न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बेस। अब बोलोगे कौन से बेस? कौन सा बेस? जब बेकिंग सोडा को हीट करा जाता है, हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां पे दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तब बेकिंग सोडा को हीट करा जाता है तो वॉशिंग सोडा मिलता है Na2CO3। बेकिंग सोडा को जब हीट करा जाता है, याद रखना, Na2CO3 मिलता है वॉशिंग सोडा, जो हम अभी प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले देखेंगे। अब वहां पे वॉशिंग सोडा मिल रहा है, अगर मान लो आपने बेकिंग सोडा केक में डाला है, बेकिंग सोडा को केक में डाला है और केक को ओवन में रख दिया, हीट करने पे वहां पे वॉशिंग सोडा मिलता है। अब केक तो कड़वा हो जाएगा, बिटर टेस्ट। अब उस कड़वापन को कम करने के लिए हम उसमें पहले ही क्या डाल देंगे? एसिड। क्यों डाल देंगे एसिड? क्योंकि जो बेस बन रहा है, ये एसिड उसको साथ के साथ क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। अभी देखेंगे, याद रखना, अभी इस लाइन का मतलब याद रखना सिर्फ कि ये एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा इफेक्ट ऑफ बेस। बेकिंग सोडा को जब हीट करा जाता है केक में डाल के तो वॉशिंग सोडा बनता है। अब वो केक तो कड़वा हो जाएगा, खा नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसमें पहले ही एसिड को ऐड कर देंगे। वो ऐड क्या करेगा? वो एसिड क्या करेगा? जो बेस बन रहा है, वॉशिंग सोडा बन रहा है, उसके इफेक्ट को एसिड साथ के साथ न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे? अभी वो हम रिएक्शन के करके देखेंगे। ये लाइन याद रखना, ये एसिड्स क्या करेंगे? बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज। इसको नोट करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे अभी प्रॉपर्टीज में। पहले आती है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो उस लाइन का मतलब याद रखना, जो एसिड है वो क्या करेंगे? बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज। कैसे? वो हम रिएक्शन में देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज वही स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहला कलर एंड स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है कलर एंड स्टेट। अब कलर और स्टेट कैसे होती है बेकिंग सोडा? अब बेकिंग सोडा की कलर और स्टेट सबको पता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखने में नमक की तरह व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इसका कलर और फिजिकल स्टेट, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड वन, सोल्युबिलिटी इन वाटर। यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सोल्युबिलिटी इन वाटर। अब क्या ये वाटर सोल्यूबल होता है? नहीं, ये स्प्रिंगली सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल तो होता है बट स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल होता है, मिल्की कलर सा कर देता है, हल्का हल्का। स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है स्लाइटली सोल्यूबल। तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है स्प्रिंगली। केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अब जो बेकिंग सोडा है वो स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में। हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा की, टॉपिक हमारा बेकिंग सोडा चल रहा है। इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होता है? स्प्रिंगली सोल्यूबल। इस क्या होता है? स्प्रिंगली सोल्यूबल एंड गिव्स अल्कलाइन
गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, सोल्यूबल होकर एक अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है क्या है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, इससे जस्ट 1 या 2 लेक्चर पीछे वो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो याद रखना यहाँ पर अभी हम करते भी रिएक्शन, पहला तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, सेकंड स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और जो सोल्यूबल होने, स्प्रिंगली सोल्यूबल होने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा होता है, अल्कलाइन। क्यों, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या ये सच में अल्कलाइन है। तो देखिए बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को जो वाटर में डिसॉल्व करें किसमें, तो हमें मिलता है यहाँ पर NaOH प्लस H2CO3, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है क्या, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड is a strong base but कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड पीछे हम पढ़ के आए हुए, इज अ वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलने वाला सॉल्ट हम पढ़ के आए थे जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है या फिर अल्कलाइन नेचर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ के भी आए। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट में बन रहा है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और जो एसिड है वीक, बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, तो ओवरऑल कैसा नेचर होगा स्ट्रॉन्ग वाले का, क्या, अल्कलाइन नेचर, बेसिक बोल लो या फिर अल्कलाइन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो ओवरऑल नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर। कैसा हुआ, क्योंकि बेसिक, क्योंकि बेस की जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है, बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग है वो, और एसिड क्या है, वीक, एसिड क्या है, वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, जिसे अल्कलाइन बोलते हैं। हैंस सॉल्यूशन इज बेसिक। और इस चीज को जो मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड ओवरऑल बेसिक, इसको एक्सप्लेन करता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने पीछे कराया हुआ है, आप जाके देख सकते हो पूरा लेक्चर। तो सोल्युबिलिटी इन वाटर अगर बात करें तो स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और सोल्यूबल होने के बाद, स्प्रिंगली सोल्यूबल होने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। रीजन ये आपके सामने है, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है और वीक एसिड, तो ओवरऑल बेसिक नेचर। ये था सोल्युबिलिटी इन वाटर। अब आ रहा है थर्ड, एक्शन ऑफ हीट। इसे नोट करें। अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टीज पे, एक्शन ऑफ हीट। थर्ड प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट थर्ड, क्या होगा अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करें, क्या होगा बेकिंग सोडा को अगर हीट करें। अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको वाला रीजन अभी मैंने बताया था ना, न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ बेस, तो वहां पे ये भी वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्शन ऑफ हीट, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट water and liberating CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड
ध्यान रखना ये सोडियम कार्बोनेट, ये वॉशिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3। तो बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा मिलता है, और साथ के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी। रिएक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रही है रिएक्शन, और देखेंगे। अगर मैं हीट करूं बेकिंग सोडा को तो हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर एंड लिबरेटिंग CO2 गैस। रिएक्शन देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या सच में ये मिलता है वॉशिंग सोडा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, दिस वन इज बेकिंग सोडा। ये क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा। अगर मैं बेकिंग सोडा को हीट करूं, याद है ना बेकिंग सोडा का यूज करा जाता है केक में, ब्रेड में, अभी आएगा वो यूज भी आ जाएगा। और इसमें टार्ट्रिक और सिट्रिक एसिड क्यों ऐड करा जाता है वो भी यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन हो जाएगा। तब बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करें तो ध्यान से देखना, बेकिंग सोडा को हीट करें तो हमें मिलता है Na2CO3। Na2CO3 ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। आगे हम अगला टॉपिक आज यही है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। देख लो बेकिंग सोडा को हीट करने पे वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ये वॉशिंग सोडा होता है। अगर आपने केक के अंदर, ब्रेड के अंदर बेकिंग सोडा डाला है और अवन या उसे हीट कर दिया तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, वॉशिंग सोडा। अब जो केक है वो क्या हो जाएगा, बिटर इन टेस्ट, कड़वा हो जाएगा, क्योंकि वॉशिंग सोडा मिल रहा है। अब केक तो कड़वा हो जाएगा, बट हम जब केक खाते हैं वो तो कड़वे होते ही नहीं है, वो तो क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। तो वॉशिंग सोडा आखिर जा कहाँ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेकिंग सोडा नहीं यूज करते। अगर बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कुछ एसिड ऐड करने पड़ेंगे, जैसे सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड। जो वॉशिंग सोडा बन रहा है, बेस जो बन रहा है, जो हमने एसिड ऐड करे वो इस बेस को साथ के साथ क्या करता जाएगा, न्यूट्रलाइज, और इस इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म। क्या कर देगा, खत्म। जो कि हमने पीछे भी लिखा है, देखो देखते हैं। बेकिंग सोडा में, एक मिनट, बेकिंग सोडा में हमने टार्ट्रिक एसिड को इसलिए डाला था क्योंकि जब अवन में हीट करा जाता है, अवन में रखा जाता है, तो वॉशिंग सोडा जो बन रहा है, जो कड़वापन है, बिटर इन टेस्ट, उस कड़वेपन के इफेक्ट को ये एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, ताकि जो हमारे केक और ब्रेड है वो कड़वे ना हो। तो इसलिए घर में हमें या तो बेकिंग पाउडर यूज करो आप। अगर मार्केट में आप बेकिंग पाउडर लेने जाओगे तो उसके बॉक्स पे या डब्बे पे पढ़ना, उसमें लिखा होता है कि कुछ माइल्ड एसिड उसमें प्रेजेंट है, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, जनरली वो पहले से ऐड होता है। और अगर आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो तो आपको उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड डालना पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे तो जैसे ब्रेड और केक को ओवन में रखोगे तो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, कड़वा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। बेकिंग सोडा हीट करने पे वॉशिंग सोडा बनता है, तो आपका केक जो है वो कड़वे ना हो, इसलिए उसमें पहले क्या ऐड करा जाता है, टार्ट्रिक एसिड। और जैसे उसमें टार्ट्रिक एसिड, अगर हम इसमें टार्ट्रिक एसिड ऐड कर दे तो वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। अगर आपको इसमें नहीं करना तो रिएक्शन होते टाइम ऊपर से अलग से डालना पड़ेगा, ताकि वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मेन मोटिव यही है कि बेकिंग सोडा हमें यूज नहीं करना चाहिए, बेकिंग पाउडर करना चाहिए। अगर आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो तो आपको टार्ट्रिक एसिड अलग से डालना पड़ेगा, और बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हो तो उसमें पहले से ही टार्ट्रिक एसिड होता है। दूसरा क्वेश्चन, टार्ट्रिक एसिड क्यों डाला जाता है, क्यों, क्योंकि जो ये हीट करने पे वॉशिंग सोडा बन रहा है, टार्ट्रिक एसिड उस वॉशिंग सोडा के बेसिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। क्लियर, ये तो हो गया। अब आता है वहां पे जो CO2 गैस निकल रही है, इसका क्या रोल होता है। यहाँ पे जो CO2 गैस है, दिस CO2 गैस मेक्स bread and cakes soft and fluffy. सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो देख लो, जो ये CO2 गैस है, ठीक है, हमने बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड डाल दिया, टार्ट्रिक एसिड ने वॉशिंग सोडा के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हमने देखा होगा जो ब्रेड और केक होते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे होल्स,
वो किसकी वजह से आता है, वही CO2 गैस की वजह से। जब उसे ओवन में हीट करा जाता है तो बेकिंग सोडा को जब हीट करा जाता है तो उसमें से CO2 गैस रिलीज होती है। अब CO2 गैस को उस मैदे में से, जो मैदा हम यूज करते हैं उसमें से तब CO2 गैस निकलती है, तो पूरे केक में क्या कर देते हैं, छोटे छोटे होल्स। उसी होल्स की वजह से जो केक होता है वो स्पंज की तरह हो जाता है, केक भी और ब्रेड्स भी क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड फ्लफी या स्पंजी बोल सकते हो। याद रखना, इस CO2 गैस की वजह से जो ब्रेड और केक्स होते हैं सॉफ्ट एंड फ्लफी हो जाते हैं, या स्पॉन्जी भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक तरह से बेकिंग सोडा का यूज भी है। बेकिंग सोडा का यूज किया है ब्रेड और केक्स को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाने में काम आते हैं, जो हम यूज में भी लिखेंगे अलग से। तो बेकिंग सोडा को हीट करोगे, पहला क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। केक कड़वा ना हो जाए इसलिए हम टार्ट्रिक एसिड यूज करते हैं या फिर सिट्रिक एसिड। ठीक है, कड़वापन तो खत्म हो गया। अब जो CO2 गैस निकल रही है उसको क्या कर देगा, फ्लफी एंड स्पॉन्जी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अगर आपको केक बनाना है, अगर आपके पास बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है तो आप क्या यूज करोगे, बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग पाउडर में पहले से ही टार्ट्रिक एसिड होता है। और आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो तो आपको अलग से टार्ट्रिक एसिड डालना पड़ेगा। अगर आपने नहीं डाला तो केक जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसको नोट करें। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, साथ के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये CO2 ब्रेड और केक्स को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाते हैं। अब आता है एक्शन ऑफ हीट के बाद एक्शन ऑफ एसिड। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ एसिड। फोर्थ आ रहा है एक्शन ऑफ, चलो फोर्थ को नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ स्पेस भी कम है, इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड थी एक्शन ऑफ हीट एंड फोर्थ इज एक्शन ऑफ एसिड। ये एसिड की जो रिएक्शन है इसके पास साथ बेकिंग सोडा, ये रिएक्शन पहले पढ़ के आ चुके हैं इसी चैप्टर में, वही सेम रिपीट कर रहे हैं। हमें पता भी जी कि जब बेकिंग सोडा रिएक्ट विद एसिड तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट CO2 एंड व्हाट, टू फॉर्म सॉल्ट water and carbon dioxide ये रिएक्शन कहां पे पड़ी है, हमने एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट ही होता है, कि मेटल वहां पे सोडियम है और बाइकार्बोनेट HCO3। तो ये रिएक्शन पड़ी हुई है पीछे, क्या देखते हैं, सेम रिएक्शन आ रही है वापस, NaCO3, यही होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल रहा हूं मेटल बाइकार्बोनेट। पढ़ के आए हुए हमें एसिड के साथ रिएक्शन, बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। एसिड के साथ क्या देगा, Na क्या ले जाएगा, Cl को, बेकिंग सोडा एसिड के साथ कर रहे हैं। एसिड कौन सा है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड NaCl मिलेगा, साथ के साथ वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, क्या होती है, लार्ज अमाउंट में। और इस रिएक्शन का यूज करा जाता है जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं, आग बुझाने वाले सिलेंडर, अग्निशात्मक यंत्र, उसमें CO2 गैस जो फिल करी जाती है या भरी जाती है वो इसी मेथड से प्रिपेयर करी जाती है। कैसे, बेकिंग सोडा को एसिड के साथ रिएक्ट करो, हमें लार्ज अमाउंट में CO2 मिलती है। या इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, या हम बना लेते हैं एक कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया एक नोजल और इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेटेड एसिड ले लो कोई भी, इसके अंदर ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बॉक्स दिख रहा होगा। और नीचे हम ले लेते हैं पाउडर फॉर्म में बेकिंग, यहाँ पे ले लिया हमने पाउडर फॉर्म में बेकिंग सोडा। अब देखो रिएक्शन होती कैसे, आप घर पे भी कर सकते हो। इसमें आप कंसंट्रेटेड एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, HCl ले लो, और यहाँ पे ले लिया मैंने बेकिंग सोडा। जैसे हम इस नोजल को खींचेंगे बाहर की तरफ से ओपन करेंगे तो ये बॉक्स, ये जो ग्लास कांच का जो बॉक्स है जिसके अंदर क्या है कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नीचे जाके गिरेगा, टूटेगा,
इसमें जाके टूट जाएगा और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एसिड बेकिंग सोडा के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, लार्ज अमाउंट में CO2। क्या मिलेगा, लार्ज अमाउंट में CO2। और यहाँ पे आप इसे ऐसे ओपन कर दो, यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस। तो ये मेथड है CO2 गैस बनाने का फायर एक्सटिंग्विशर्स सिलेंडर में। आग बुझाने वाले सिलेंडर में जो CO2 गैस फिल होती है वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। ये इसका एक यूजेस भी है जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे आज ही, अगला टॉपिक जो कि इसके यूजेस है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पतले से कांच की ग्लास में कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसफोर और नीचे ले लिया बेकिंग सोडा। जैसे नोजल को हमने यहाँ से खींचा, इस पे जाके ब्रेक होएगा H2SO4 जो कि एक कंसंट्रेटेड एसिड है, बेकिंग सोडा के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो लार्ज अमाउंट में CO2 मिलेगी। ये CO2 गैस है और CO2 गैस यहाँ से प्रेशर से निकलेगी और आप आग को बुझा सकते हो। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, CO2 गैस मिलती है लार्ज अमाउंट में, जिसका यूज करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा की कुछ प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी, जिसमें पहली आई थी कलर एंड स्टेट के बारे में, जो कि हमने देखा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉलिबिलिटी देखिए स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो अल्कलाइन है। कैसा है, अल्कलाइन इन नेचर। नेक्स्ट है हीट करते तो वॉशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट मिलता है, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टार्टरिक एसिड एक माइल्ड एसिड यूज करते हैं। साथ के साथ जो ये CO2 निकल रही है ये केक और ब्रेड को फ्लफी एंड स्पंजी बनाते हैं। नेक्स्ट थिंग एक्शन ऑफ एसिड के साथ लार्ज अमाउंट में CO2 देता है, जो कि यूज करा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स प्रोसेस या फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स के अंदर जो गैस फिल करी जाती है। तो ये चार प्रॉपर्टीज थी बेकिंग सोडा के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर लिए। अब आ रहा है हमारा यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब करते हैं बेकिंग सोडा का यूज। बेकिंग सोडा का यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के क्या क्या यूज है, दो चार यूज हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, वही द्वारा पढ़ रहे हैं। पहला यूज फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स। केक और ब्रेड बनाने में यूज करे जाते हैं, केक और ब्रेड को फ्लफी एंड सॉफ्ट बनाने के, स्पॉन्ज बनाने के लिए। सेकंड यूज्ड एज एंटासिड्स फॉर एसिडिटी। तो आप एसिडिटी में भी यूज कर सकते हैं। हम एसिडिटी में क्या करते हैं, एसिडिटी तब बढ़ती है तो हम एक माइल्ड बेस लेते हैं जिसमें हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। बेकिंग सोडा खा लो आपको एसिडिटी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेकिंग CO2 फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के, उसमें जो CO2 है वो इसी मेथड से प्रिपेयर करी जाती है जनरली, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा भी है लार्ज अमाउंट में CO2 निकल रही है, उसको स्टोर कर लो या यूज कर लो। तो यहाँ पे ब्रेड और केक को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने के लिए। सेकंड वन इज एसिडिटी में यूज कर सकते हैं, एंटासिड्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स में। तो ये कुछ बेसिक यूजेस है, कम से कम दो यूज पता होना चाहिए, फाइनल टर्म बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिनिमम 2 यूज आपको सभी सॉल्ट्स के पता होने चाहिए। तो ये था हमारा बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है पहला टॉपिक आज का हमारा, जो कि पहला सॉल्ट है वो है बेकिंग सोडा। तो पहला सॉल्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बेकिंग सोडा, इसे नोट करें। अब हम आते हैं सेकंड सॉल्ट जो कि है वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा, नोट करो। अब हम आते हैं वॉशिंग सोडा पे। तो बेकिंग सोडा तो इजी सा था, अब देखते हैं वॉशिंग सोडा कैसे है। वॉशिंग सोडा नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। 10H2O। अब ये 10H2O का क्या मतलब है ये भी देखेंगे, बट इसका नाम देख लो, सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए होता है डेकाहाइड्रेट। कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 10, इसलिए आ गया डेका। अब वाटर मॉलिक्यूल भी देख लो, किसके लिए क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल्स। अगर किसी के पास एक वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रेट। दो होगा डाइहाइड्रेट, तीन होगा ट्राइहाइड्रेट। ठीक है, ट्राई लिख देते हैं, हाइड्रेट लिखने की जरूरत नहीं, खुद लिख लेना। मोनोहाइड्रेट एक के लिए, दो के लिए डाइहाइड्रेट, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए हेक्सा, सात के लिए हेप्टा, आठ के लिए ऑक्टा और नौ के लिए नोना, 10 के लिए डेका। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल लगते जाएंगे नाम के बाद उतना आप हाइड्रेट लगा लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 थे तो डेका हाइड्रेट, कहीं पे 5 आएगा पेंटाहाइड्रेट, 2 आएगा डाइहाइड्रेट, 1 आएगा मोनो और हाफ के लिए हेमीहाइड्रेट, जो कि पीओपी में हम पढ़ेंगे, हाफ के लिए हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो अभी आते हैं इस टॉपिक पे, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, जो कि आज हमारा सेकंड सॉल्ट है। क्या है, सेकंड सॉल्ट। अब यहाँ पे पहले एक नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेते हैं। जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। जनरली दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पहला दूसरा। देख लो कौन कौन सा है। पहली होती है Na2CO3, एक मिनट, Na2CO3 डॉट H2O, इसकी पहली फॉर्म है। इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। और सेकंड होता है Na2CO3, बस इसको बोलते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो पहले मैं एनहाइड्रस का मतलब भी बता देता हूँ शॉर्ट में, आगे हम पढ़ेंगे भी अगला टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रस सॉल्ट, जो कि अगला लेक्चर आएगा। उससे पहले यहाँ पे वर्ड यूज हो रहे हैं तो बता देते हैं। एनहाइड्रस और यहाँ पे यूज हो रहा है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड वहां पे यूज होगा जहाँ पे उनके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। देखो 10 है तो डेकाहाइड्रेट, अभी बताया था, एक है तो मोनोहाइड्रेट। हाइड्रेट मींस वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बट अब इस सॉल्ट की देखो, इस सॉल्ट की कैपेबिलिटी है, या इस बोल सकते हो इस सॉल्ट की टेंडेंसी है वाटर को होल्ड करने की। क्या है, इस सॉल्ट की टेंडेंसी है वाटर को होल्ड करने की। पहले बता दूं, वाटर को होल्ड करने की टेंडेंसी को हम हाइग्रोस्कोपिक भी बोलते हैं और डेलिक्वेसेंट्स, जो कि हम पीछे पढ़ के आ रखे हैं, आज उसमें पढ़ा था हमने बेस वाले टॉपिक में, जाके देख सकते हो, हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट। अगर वो याद नहीं है तो यहाँ पे देख लेना। इस सॉल्ट की टेंडेंसी है वाटर को होल्ड करने की, कैप्चर करने की। इसके पास वाटर है, अगर इसके में 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल हीट करके निकाल दूं तो उस केस में ये कहलाता है एनहाइड्रस। मतलब इसके पास वाटर होल्ड करने की टेंडेंसी है बट अभी इसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे लग जाता है एनहाइड्रस। और एनहाइड्रस को शॉर्ट में ANH लिखते हैं। एनहाइड्रस को शॉर्ट में ANH ऐसे लिखा जाता है, एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस शॉर्ट में ANH यूज करते हैं। तो ANH का मतलब है वो एनहाइड्रस सॉल्ट है, मींस उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बट अभी के लिए उसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। देखो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है बट इसके पास टेंडेंसी है 10 मॉलिक्यूल को भी होल्ड करने की, एक को भी, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल को होल्ड करने की वाटर के। बट अभी इसके पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए नाम के पहले आ गया एनहाइड्रस। याद रखना, एनहाइड्रस जहां पे भी आ रहा है उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बोला जाता है। और ज्यादा वाटर को होल्ड कर रहा है जिससे कि बेस करते हैं तो उससे बोलते हैं डेलिक्वेसेंट इन नेचर, जो कि हम बेस में पढ़ के आए हुए। अब आते हैं इस पे, इट इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश। इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, सोडा ऐश, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3
अगर इसके पास एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो मोनोहाइड्रेट बोल देते हैं, डाइहाइड्रेट की जगह पे अब क्या आ जाएगा मोनोहाइड्रेट, और एक भी नहीं है तो एनहाइड्रस। क्या है? एनहाइड्रस। तो ये तो होता है इसके फॉर्मूले के बारे में लिखा है। अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? इसकी प्रिपरेशन भी सेम सोल्वे प्रोसेस से करी जाती है, क्योंकि इनिशियल जो कंपोनेंट है वो NaCl ही होता है। इसको नोट करें, और वो भी इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्रस को ANH से लिखा जाता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल मोनो डाई ट्राई पेंटा हेक्सा हेप्टा जो भी है वो आप नोट कर लेना। अब आता है इसकी प्रिपरेशन, नोट करें, प्रिपरेशन करते हैं। अब आ रही है इसकी प्रिपरेशन। बाय सोल्वे प्रोसेस, तो इसकी प्रिपरेशन भी सेम सोल्वे प्रोसेस से करी जाती है। कैसे? अब बोलोगे सोल्वे प्रोसेस से कैसे? याद है हमने बेकिंग सोडा को हीट करके वॉशिंग सोडा बनाया था। ये सुनो, बेकिंग सोडा को हीट करके वॉशिंग सोडा बनाया था, और वो बेकिंग सोडा बना किससे था? सोल्वे प्रोसेस। तो इनिशियली हम वहीं से रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और हीट करके अपना वॉशिंग सोडा बनाएंगे। तो सोल्वे प्रोसेस वही होता है जो पीछे लिखा है। इन दिस प्रोसेस one NaCl is one of the NaCl, sodium chloride is one of the raw material। यहाँ पे क्या है? सेम इनिशियल रॉ मटेरियल NaCl, and this process is known as सेम स्टेटमेंट जो पीछे थी, सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस, ये प्रोसेस का नाम लिखवाने का मेन मोटिव ये है कि आपको दोनों में एक चीज पता होना चाहिए, इनिशियल रिएक्टेंट जो कॉमन है वो NaCl है, और साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रोसेस का नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि सोल्वे प्रोसेस किस सॉल्ट के लिए यूज करा जाता है। तो याद रखना, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन के लिए हम सोल्वे प्रोसेस यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम और अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस तो वही, रिएक्शन भी वहीं से स्टार्ट होगी। हमने करा क्या था वहां पर? NaCl को H2O CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्ट करा था पहले। ये सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है यहाँ पर? अमोनिया। दिस वन इज अमोनिया। तो पहले हमें मिला था अमोनियम क्लोराइड, सेम रिएक्शन आ रही है बेकिंग सोडा की। पहले मिला था अमोनियम क्लोराइड, पहले बेकिंग सोडा ही बनेगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaHCO3, ये है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये है हमारे पास बेकिंग सोडा। यहाँ पे जो बेकिंग सोडा बना था वो स्प्रिंगली सॉल्युबल था, स्प्रिंगली सॉल्युबल। और जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बना था वो हाईली सॉल्युबल। अब ये हाईली सॉल्युबल है। अब इस प्रोडक्ट को, जो कि मिक्सचर बन रहा है हमारे पास, उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे। जो कंप्लीटली सॉल्युबल है वो तो फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, और जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो कंपोनेंट बचेगा, जो फिल्टर ऑफ होके कंपोनेंट बचेगा व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन, वो होता है बेकिंग सोडा। तो ये इसलिए लिखना जरूरी होता है हाईली सॉल्युबल एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल, क्योंकि प्रोडक्ट तो दो बन रहे हैं। ठीक है, अब बेकिंग सोडा मिल गया, फिर इसको हम क्या करेंगे? हीट। हमने क्या करा था? हीट NaHCO3 को। जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये भी हम पढ़ के आए, एक्शन ऑफ हीट। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या बना है? सोडियम कार्बोनेट। ये तो बनाना था हमें वॉशिंग सोडा, वाटर के साथ अभी रिएक्ट कर लेंगे। देखो, बेकिंग सोडा से को अगर हम हीट करें तो हमें क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। और ये CO2 गैस जो केक और ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए करी जाती थी यूज, पीछे बेकिंग सोडा में पढ़ के आया है। अब ये Na2CO3
तो वाटर के कांटेक्ट में आएगा या 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास पूरा बन जाएगा Na2CO3 Na2CO3 डॉट 10 H2O। तो देख लो जो वॉशिंग सोडा बन रहा है यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कार्बोनेट, और 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 10 के लिए डेका हाइड्रेट, क्या यूज करते हैं, डेका हाइड्रेट। और बताओ यहाँ पर क्या नाम यूज करेंगे इसका, सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस क्यों है, क्योंकि इसके पास वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी टेंडेंसी है, बट अभी इसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है रिएक्टेंट में, बट वाटर के साथ रिएक्ट करके 10H2O जो कि वॉशिंग सोडा बन गया, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। आप एनहाइड्रस यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस लिख दिया मैंने, ठीक है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो देख लो जो वॉशिंग सोडा बन रहा है वो बन किससे रहा है, इनिशियली सॉल्वर प्रोसेस से ही बन रहा है। पहले हमने बेकिंग सोडा बनाया, बेकिंग सोडा को देन हीट करा तो Na2CO3 बना, और उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर दिया 10, तो एग्जैक्ट Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो गया। तो प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, सॉल्वे ही हो रहा है। इनिशियली बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा से ही वॉशिंग सोडा हमने बना लिया, यहाँ पर दिख भी रहा है। तो ये है इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन नोट करें। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, क्या आते हैं प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रिपरेशन और बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन लगभग सेम है, बस एक लास्ट स्टेप हमें यहाँ पे लिखना था जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके, जो कि बिल्कुल ही इजी था। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पे, किसकी प्रॉपर्टी, वॉशिंग सोडा, इसे नोट करो। अब आ रहे हम प्रॉपर्टीज। तो अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज किसकी, वॉशिंग सोडा। पहली प्रॉपर्टी कलर एंड स्टेट, कलर एंड स्टेट। अब इसका कलर और स्टेट कैसी होती है, बेकिंग सोडा तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, बट ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, इट इज ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इंपॉर्टेंट है ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में पढ़ रहे हैं एक्शन ऑफ एयर, एक्शन ऑफ एयर। अगर एयर के कांटेक्ट में क्या होगा देखते हैं, व्हेन kept in air, when it kept in air, किसकी बात हो रही है, वॉशिंग सोडा। when it kept in air, क्या होता है यहाँ पर, it kept in air, it lose 9 water molecule, 9 water molecule, important है 9 water molecule, and become monohydrate, मोनोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर मैं इसे एयर के कांटेक्ट में रख दूं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में, तो क्या होगा, ये अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा और मोनोहाइड्रेट बन जाता है। कैसे, तो Na2CO3 है 0.10H2O, अगर इसमें एयर के कांटेक्ट में रख दूं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे, 9 वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे, और बचेगी इतने इसके पास एक Na2CO3 डॉट H2O। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, लिखा भी हो मोनोहाइड्रेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट
मोनोहाइड्रेट, हाइड्रेट ये ऐसे, ठीक है, मोनोहाइड्रेट। तो इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अगर एयर के कांटेक्ट में रखा जाए ऐसे तो ये अपने 9 वाटर मॉलिक्यूल को लॉस कर देगा, लूज कर देगा, सॉरी लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, मोनोहाइड्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या था, कलर एंड स्टेट, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड वन इज एक्शन ऑफ एयर, एक्शन एयर के कांटेक्ट में ये मोनोहाइड्रेट बन जाता है, 10 मॉलिक्यूल से 9। सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट, बार बार नाम नहीं लिख रहे, सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट से क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो भी इंपॉर्टेंट आने वाली है, सोल्युबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर, क्या बोल सकते हैं, सोल्युबिलिटी ऑफ, सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो बेकिंग सोडा तो स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट ये सोल्यूबल होता है, ये क्या होता है, सोल्यूबल, इट इज सोल्यूबल इन वाटर and give a solution which is same, बाकी रीजन सबको सेम है, रिएक्शन भी, which is alkaline in nature, alkaline in nature। ये वाटर सोल्यूबल होने के बाद जो सॉल्यूशन दे रहा है वो कैसा होगा, अल्कलाइन नेचर, कैसा होगा, अल्कलाइन नेचर, सेम है बाकी सारे रीजन, which is alkaline in nature, रीजन वही सेम, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इसका लेक्चर पूरा डाला हुआ है, दिखेगा, आप पीछे जाके देखोगे तो समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए रिएक्शन करके समझते हैं, वही रिएक्शन है जो बेकिंग सोडा की थी। तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन देगा सोल्यूबल होने के बाद वो अल्कलाइन नेचर का होता है, कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जिसको भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, पीछे एक लेक्चर डाला हुआ है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, वहां से कवर कर सकते हो। अब ये अल्कलाइन नेचर का क्यों है, तो रिएक्शन के लिए अभी के लिए समझ लेते हैं, यहाँ पर देख लो, तब Na2CO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करा जाए, सोल्यूबल करा जाए, तो हमें मिलेगा NaOH प्लस H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सेम वही रीजन पहले वाला आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड। तो ओवरऑल इफेक्ट इसका आएगा बेसिक नेचर का, क्या आएगा, बेसिक नेचर का, जिसको एक्सप्लेन करा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ने। इसको नोट करें, इसकी स्टेटमेंट अभी नीचे बच रही है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, इसको नोट करो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बट जो कार्बनिक एसिड है, जो कार्बनिक एसिड है वो वीक एसिड होता है, बट कार्बनिक एसिड इज अ वीक एसिड, hence solution is basic in nature, कि बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर। इसलिए अगर सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉरी वॉशिंग सोडा को वाटर में सोल्यूबल करके देखते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि क्या होता है, अल्कलाइन नेचर, बेसिक नेचर। क्यों होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में NaOH एंड कार्बनिक एसिड बन रहे हैं, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बनिक एसिड एंड वीक एसिड, तो ओवरऑल बेसिक नेचर ज्यादा, जिसको एक्सप्लेन करता है डिटेल में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जिसको पीछे जाके आप पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी आ रही है एक्शन ऑफ हीट, चौथी प्रॉपर्टी आ रही है एक्शन ऑफ हीट, फोर्थ प्रॉपर्टी एक्शन ऑफ हीट, फोर्थ एक्शन ऑफ हीट। क्या होगा अगर हम वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे, ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा, ऑन हीटिंग
ऑन हीटिंग वॉशिंग सोडा it loses all water molecule तो वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाएंगे हीट करने में, वाटर molecules and become anhydrous बताया भी था एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी हो बट अब उसके पास वाटर उस केस में ना हो, उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। तो वॉशिंग सोडा को हीट करेगा तो उसके सारे वाटर मॉलिक्यूल लूज करे जाएंगे और क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस। देखते हैं रिएक्शन के थ्रू, तो रिएक्शन करके देखते हैं इसके हम। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर इसको हम हीट करें, क्या करें, हीट, हमें पता है हीट करने पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल 10 निकल गया और ये क्या बन गया, Na2CO3। क्या बना, Na2CO3। अब देखो Na2CO3 के पास वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी है बट अभी के लिए इसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, बट इसीलिए इसको एनहाइड्रस बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, इसी का मतलब होता है एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस फॉर्म का मतलब है अभी वाटर मॉलिक्यूल आसपास आ जाए तुरंत ही क्या कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर लेगा, तब हो जाएगा वो हाइड्रेटेड। क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड। तो ये चौथी प्रॉपर्टी थी एक्शन ऑफ हीट। अब आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी जो कि एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के साथ तो हम पढ़ा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट्स, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, ये मेटल है वो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ सॉल्ट, वाटर और CO2 देते हैं। तो वही प्रॉपर्टी आ रही है, इसको नोट करते हैं। अब हम करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ एसिड। एक्शन ऑफ एसिड, एसिड के साथ क्या रिएक्शन होगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ। तो हमें पता है कि वॉशिंग सोडा या बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, सिंपल से लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट react with acid, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, टू फॉर्म सॉल्ट, एक तो हमें सॉल्ट मिलता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम इस चैप्टर में पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट क्या क्या देता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बेकिंग सोडा भी देता है, मेटल कार्बोनेट भी वही देते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी सेम रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन को हम यहाँ पर करके देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ Na2CO3 जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, NaCl, सॉल्ट, वाटर एंड CO2, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। सॉल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2, यस सोडियम कार्बोनेट HCl। तो सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ क्या देगा, एसिड के साथ सॉल्ट, वाटर एंड CO2। ये बेसिक सी रिएक्शन है, पीछे भी पढ़ चुके हम। अब आते हैं लास्ट जो कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिफ्थ को नोट करें, हम सिक्स्थ पढ़ते हैं। क्या, एक्शन विद हार्ड वाटर। सिक्स्थ और लास्ट पढ़ेंगे, इसको नोट करें, से नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे क्योंकि थोड़ी सी बढ़िया वो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एक्शन विद हार्ड वाटर, या बोल सकते हैं रिएक्शन विद हार्ड वाटर। रिएक्शन विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगी, किसकी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब पहला क्वेश्चन कि हार्ड वाटर होता क्या है,
हार्ड वाटर क्या होता है? एक होता है सॉफ्ट वाटर और एक होता है हार्ड वाटर। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं शॉर्ट में हार्ड वाटर। जिसको सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर को पढ़ना है डिटेल में, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर जो कि डाला हुआ है उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर की एक अलग से ही लेक्चर है, उसको एक्सप्लेन करा हुआ है पूरा। अभी भी देख लो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर होता है क्या है। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो साबुन के साथ झाग दे, प्रोड्यूस्ड फॉर्म विद सोप। जो साबुन के साथ झाग दे वो होता है सॉफ्ट वाटर। जो साबुन के साथ झाग दे वो सॉफ्ट वाटर होता है, और जो साबुन के साथ झाग ना दे, नॉट प्रोड्यूस्ड फॉर्म विद सोप। तो साबुन के साथ झाग ना दे वो हार्ड वाटर। अभी के लिए इतना पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। साबुन के साथ जो पानी झाग दे रहा है उसको सॉफ्ट वाटर बोलेंगे, जो नहीं देता उसे हार्ड वाटर क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर। और हार्ड दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्ड। दो टाइप्स के होते हैं हार्ड भी, टेम्परेरी हार्ड एंड परमानेंट हार्ड। तो हार्ड वाटर भी दो टाइप के, ठीक है। कौन कौन से? टेम्परेरी हार्ड वाटर एंड परमानेंट हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर हार्ड क्यों होते हैं, बस ये लिख लेते हैं, फिर देखते हैं रिएक्शन क्या है। हार्डनेस ऑफ वाटर is due to presence of बहुत इंपॉर्टेंट है बाइकार्बोनेट्स, जो कि 4th चैप्टर में पढ़ना भी हमें। बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हार्ड वाटर हार्ड क्यों होते हैं? हार्ड वाटर इसलिए हार्ड होते हैं, उनके पास क्या होता है? बाइकार्बोनेट हो या फिर सल्फेट्स हो या क्लोराइड्स हो, और ये तीनों ही किसके फॉर्म में होंगे? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के फॉर्म में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, ये कैल्शियम क्लोराइड। अगर इनमें से एक भी सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो हार्ड वाटर होगा, या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट्स या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें से भी कोई भी हुआ तो भी वो क्या होगा? हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर दो टाइप के, टेम्परेरी एंड परमानेंट। दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर। इतना डिटेल में नहीं जा रहे कि टेम्परेरी में भी कौन से आयंस है और परमानेंट के कौन से होते हैं। परमानेंट हार्ड वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से होती है? जिसके अंदर बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड्स हो। किसके फॉर्म में? या तो कैल्शियम के फॉर्म में या फिर मैग्नीशियम के फॉर्म में। अब जो वॉशिंग सोडा है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे बना देता है? ये यूज भी हमारी एनसीईआरटी के बुक में कि Na2CO3 इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये वाला परमानेंट वर्ड, क्योंकि वो परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है। ऐसा कौन सी रिएक्शन है या क्या प्रोसेस है जो कि हार्ड वाटर को वो सॉफ्ट बना देता है? तो हार्ड वाटर किसकी वजह से हार्ड होता है ये तो हमने देख लिया, और हार्ड और सॉफ्ट वाटर है क्या। अब देखते हैं कि रिएक्शन हार्ड वाटर के साथ कैसे देता है और कैसे उसे सॉफ्ट बना देगा। तो देखते हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि वॉशिंग सोडा या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट react with हार्ड वाटर। जब सोडियम कार्बोनेट हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करें, इट बिकम सॉफ्ट। वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट। अब आता है कि कैसे सॉफ्ट हो रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट ये रहा Na2CO3, तो देख लो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मस्ट इंपॉर्टेंट Na2CO3। तो कौन सा सोडियम का कंपोनेंट है जो परमानेंट हार्ड वाटर को सॉफ्ट बना देता है? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, जिसकी रिएक्शन यहाँ पे आपको दिख रही है। Na2CO3 जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैं ले लेता हूँ कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक परमानेंट हार्ड वाटर में, जो परमानेंट हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड आयंस होते हैं। देखो कैल्शियम का मैंने बाइकार्बोनेट बोले थे, कैल्शियम के सल्फेट बोले थे, कैल्शियम के क्लोराइड्स। सिमिलरली मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट,
सल्फेट्स क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिस पानी में कैल्शियम क्लोराइड होते हैं वो क्या होता है, हार्ड वाटर। क्या होता है, हार्ड वाटर। और भी आयंस है जो कि हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, हार्ड वाटर। आ गया देखो कैल्शियम का क्लोराइड, मैंने ले लिया कैल्शियम का क्लोराइड, एक हार्ड वाटर है जो कि Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। हार्ड वाटर है, उसके अंदर कौन से क्लोराइड्स है, कैल्शियम के। अगर पानी के अंदर कैल्शियम के क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, परमानेंट हार्ड होता है। क्या होता है, परमानेंट हार्ड। इसको हार्ड वाटर बोल लो, उसकी भी टाइप होती है परमानेंट हार्ड। अब ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जैसे Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, CaCO3 को लेके जाएगा, CaCO3 जो कि पीपीटी के फॉर्म में बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सबको नाम पता है। क्या बनेगा यहाँ पे, पीपीटी। और साथ के साथ NaCl को ले जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखना, ये हमारे पास एक बीकर था, बीकर ले लेते हैं, ये रहा, एक बीकर था, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बीकर, इसमें मान लेते हैं हार्ड वाटर था। इसके अंदर कौन से क्लोराइड्स प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट है, सॉरी, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर हम जैसे क्या डालेंगे, जैसे क्या ऐड करेंगे, Na2CO3, क्या ऐड करेंगे, Na2CO3, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन होगी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि यहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा बॉटम में। ये जो पीपीटी है ये किसकी है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन गया, पीपीटी। दिख रही होगी पीपीटी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और NaCl हमें पता है सोडियम क्लोराइड जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, इसके अंदर क्या है, NaCl। अब इस पीपीटी को जैसे फिल्टर करेंगे तो पीपीटी तो अलग होगी, पानी के अंदर क्या बचा है, NaCl, और वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, NaCl। और NaCl को हम क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है हमारे पास, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, NaCl को अलग कर दिया। अब ये पानी कैसा हो गया, एकदम सॉफ्ट। पानी अभी भी सॉफ्ट हो चुका है, जैसे ही ये पीपीटी बना मेन कंपोनेंट निकल गया, CaCO3, कैल्शियम आयन निकल गया। अब ये पानी क्या हो गया, सॉफ्ट। अगर आपको NaCl को भी निकालना है तो इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। ये पीपीटी को अलग करो फिल्टर करके, पानी पहले हार्ड था, कैल्शियम क्लोराइड, अब कैल्शियम क्लोराइड उसमें आयंस नहीं है, कैल्शियम के आयंस नहीं है जो कि क्लोराइड फॉर्म में प्रेजेंट थे, जो कि पूरा कॉम्प्लेक्स था CaCl2। जैसे हम Na2 को CaCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो पीपीटी बनेगा अलग, जो ये हार्ड वाटर अब क्या हो गया, सॉफ्ट। क्या हो गया, सॉफ्ट, क्योंकि हार्डनेस, मेन हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से। वो भी किस किस फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स। वो कैल्शियम के आयंस निकल चुके हैं तो हार्ड वाटर क्या हो चुका है, सॉफ्ट। अब ये पानी साबुन के साथ क्या दे देगा, झाग, इसको हम बोल देंगे सॉफ्ट वाटर। तो ये होता है कि यही मेन रीजन है कि हार्ड वाटर किस साथ रिएक्ट करता है जब वॉशिंग सोडा, तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करके सॉफ्ट बना देता है, इसकी रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। और सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर को डिटेल में मैंने कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो साबुन, सर्फ क्या क्या होता है, इसे नोट करें। अब हम आते हैं इसके यूजेस पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वॉशिंग सोडा की। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। अगर हम यूजेस की बात करें तो दो चार यूज तो पता ही होने चाहिए, बेसिकली हर सॉल्ट्स के बारे में एग्जाम में पूछते हैं। पहला यूज क्या है, यूज करा जाता है, यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धोने के लिए भी यूज करा जाता है, किसका, वॉशिंग सोडा का। क्लियर। सेकंड, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन के मैन्युफैक्चर के लिए भी किसका यूज करा जाता है, वॉशिंग सोडा, Na2CO3। नेक्स्ट, थर्ड, अब ये भी पढ़ा हमने, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिएक्शन के थ्रू अब ये भी देख के आए, हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट, फोर्थ देख लो, यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में भी यूज करा जाता है Na2CO3 का लेबोरेटरी रिएजेंट, दैट इज
चलो इतने बहुत है। लेबोरेटरी एजेंट, एसिड बेस टाइट्रेशन वो सब लिखने की जरूरत नहीं है हायर क्लासेस में। तो लेबोरेटरी एजेंट के लिए भी यूज करा जाता है किसका, Na2CO3 का। तो पहले 3 यूज बहुत इंपॉर्टेंट है वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए, वॉशिंग सोडा, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप और रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पूरा एक्सप्लेन भी करा है। तो ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी टाइप के और लेक्चर के लिए अगर आपको करने और लेक्चर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो जो कि इसका लास्ट पोर्शन होगा जिसमें क्रिस्टलाइजेशन वगैरह पोर्शन एंड पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 लेक्चर जो होंगे वो क्वेश्चन सीरीज होती है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो इसे नोट करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।